बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरिया के रेबेलियन ग्रुप्स की हुकूमत में आए हुए एक दिन भी अभी नहीं हुआ कि इजराइल ने सीरिया के अंदर बड़े लेवल के हमले करना शुरू कर दिए हैं। सीरिया के कैपिटल दमिश्क के अंदर इजराइल ने बड़े लेवल की एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें उसने सीरियन रेजिम के जो हथियार वगैरह रखे हुए थे उन तमाम को तबाह करने के लिए, पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ताकि ये हथियार कहीं रेबेलियन ग्रुप्स के हाथ ना चढ़ जाए और ये इजराइल के खिलाफ ना यूज होने लग जाए। इसके अलावा सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स के एरिया से इजराइल ने घुसपैठ भी कर दी है। इजराइल की मिलिट्री ने गोलान हाइट के एरिया से सीरिया के अंदर कुनैत्रा एरिया के बफर जोन में घुसपैठ की है और आर्टिलरी शेल्स और टैंकों से हमले भी किए हैं। इसके अलावा एक पहाड़ी एरिया है सीरिया और गोलान हाइट्स के बॉर्डर पर, वहां पर सीरिया के हरमन एयरबेस पर इजराइल ने कब्जा जमा लिया है। उधर नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, गोलान हाइट्स पहुंचा है और वहां जाकर एक विक्ट्री स्पीच देते हुए उसने सारा क्रेडिट अपने आप को दिया कि हमने जैसे ईरान और हिजबुल्लाह को कमजोर किया, उसी की वजह से सीरिया के अंदर ये तख्ता पलट हुआ है और हम चाहते हैं कि तमाम ग्रुप से हमारी पीस डील हो, इसीलिए हम यहाँ पर बफर जोन बना रहे हैं। देखो, बफर जोन बनाने के बहाने इन्होंने सीरिया के अंदर, गोलान हाइट्स का एरिया तो पहले से ही कब्जा हुआ है, 14 किलोमीटर दावा किया जा रहा है रिपोर्ट में कि इन्होंने अंदर बढ़त बना ली है। लेकिन तुर्की के ये शेर जो बशर अल असद की सरकार को ईरान और रशिया का सपोर्ट होने के बावजूद भी 12 से 13 दिनों में उखाड़ कर फेंक चुके हैं। इजराइल के ऊपर अभी तक इन्होंने एक कमेंट भी नहीं किया है। अगर इजराइल ने जो इस ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिए हैं, मतलब हथियारों पर हमला करना और इनकी जमीनों को हथियाना, इससे ये साबित हो गया है कि इस ग्रुप का कहीं ना कहीं डर इजराइल में भी है, भले ही ये इनको सपोर्ट कर रहे हो या ना। इस चीज से जो लोग दावा कर रहे थे कि इजराइल इनको सपोर्ट कर रहा है और ये इजराइल की ही मदद कर रहे हैं, उनका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए था कि इजराइल इनके खिलाफ है और ये इजराइल के खिलाफ है। लेकिन यहां कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया है कि देखो, इनकी पहले से डील हो रखी थी, जब हम कब्जा कर लेंगे सीरिया पर तो तुम गोलान हाइट से बढ़त बनाना शुरू कर देना और हम आवाज नहीं निकालेंगे। कहीं ना कहीं बात जेन्युइन भी है। अभी तक इनके जो सुपर हीरो हैं जुलानी साहब, उन्होंने अभी तक एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया है इजराइल के ऊपर। वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको और भी बड़ी बड़ी जानकारियां मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को अपना सपोर्ट जरूर दें। कल की रिपोर्ट में मैंने लगभग क्लियर कर दिया था कि रेबेलियन ग्रुप्स का सीरिया पर अब लगभग कब्जा हो चुका है। उसके बाद ही बशर अल असद लापता हो गए। अब रशिया के इंटेलिजेंस ने यह दावा किया है कि बशर अल असद ने पीसफुली रेबेल्स को तमाम पावर सौंपने के लिए सीरिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर दे दिए थे और वो सीरिया छोड़कर किसी दूसरे देश के लिए निकल लिए थे। लेकिन खबर ये आ रही है कि उनके प्लान को इजराइल ने हवा में ही एयर स्ट्राइक्स करके मार गिराया है। ये खबर बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन दावे जरूर किए जा रहे हैं ईरानियन चैनल्स पर और रशिया की तरफ से भी। उधर सीरिया के प्राइम मिनिस्टर ने रेबेलियन ग्रुप्स को तमाम तरीके की पावर सौंप दी है और आगे ये भी कहा है कि हम इन्हीं लोगों के साथ मिलजुल कर बातचीत कर आगे काम करने को तैयार हैं। उधर हयात तहरीर अल शाम का लीडर मोहम्मद जुलानी सीरिया का फिलहाल का नया लीडर बन चुका है। अब क्योंकि सीरिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट कायम हो चुकी है, तो दुनिया भर के जो बड़े बड़े मुल्क हैं इन्फ्लुएंस कायम करने के चक्कर में जो रहते हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल, रशिया, चाइना वगैरह, ये तमाम अब इन ग्रुप्स की तरफ देख रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल वे की तरफ देख रहे हैं कि इनसे बातचीत कर सीरिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस नए सिरे से बनाया जाए। अब जब ये नया रूल सीरिया पर इंप्लीमेंट हो चुका है, नई सरकार बन गई है, तो दुनिया का हर बड़ा देश जो इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है सीरिया पर, वो इनको मनाने की, अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो रशिया और ईरान की तो ये कट्टर दुश्मन हुए, क्योंकि रशिया और ईरान ने बड़े एफर्ट्स लगाए थे असद रजीम को बचाने के लिए, इन पर हमले भी किए थे। मगर रशिया और ईरान के पास अब भी एक प्लस पॉइंट है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले कि ये तमाम ग्रुप तुर्की सपोर्टेड है और तुर्की जिस देश से भी सुलह करने के लिए इनको कहेगा, ये उससे सुलह करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्शन होगा कि जिस ग्रुप को कुचल देना चाहिए उससे सुलह करने की सलाह दी जा रही है ईरान और रशिया को। देखो, वक्त का तकाजा और जियोपॉलिटिक्स ही यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जब लाठी इनके हाथ में आ गई है, तो अगर आपको अपना काम निकालना है, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना है रीजन के ऊपर, तो बातचीत तो करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि रशिया और ईरान के खुद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ईरान की जो मीडिया आउटलेट्स थी, जिसकी टोन कुछ और हुआ करती थी, इनको आतंकवादी कहा जाता था और भी बहुत कुछ कहते थे, अब वो सब के सब अपनी टोन बदल चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस दोबारा बनाना है
तो बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन ईरान के लिए एक बुरी खबर यह है कि रेबल्स के लड़ाकों ने ईरानियन एम्बेसी के ऊपर हमला किया है। दमिश्क के अंदर दफ्तर के अंदर घुस के तोड़फोड़ मचाई है। वो तो ईरान ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को पहले ही बाहर निकाल लिया था, वरना कुछ अनहोनी भी ये कर सकते थे। उधर ईरान के अलावा इराक ने भी अपनी एम्बेसी को पहले ही खाली करा लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से रिलेशंस नहीं बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू हुई है। रेबेलियन ग्रुप्स ने YPG और PKK के जो होल्ड एरियाज हैं सीरिया के, यानी नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया और नॉर्दर्न सीरिया और तुर्की से लगे हुए बॉर्डर का जो इलाका है जहां पर अमेरिकन बैक्ड कुर्दिश लड़ाकों ने कब्जा किया हुआ है, वहां पर भी रेबेलियन ग्रुप्स ने हमले करना शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट में दावा यह भी है कि SNA सीरियन नेशनल आर्मी जो तुर्की के लिए काम करती है और तुर्की की ऑफिशियल आर्मी, ये दोनों मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं जो नॉर्थ सीरिया का इलाका है जो अमेरिकन बैक्ड कुर्दिश लड़ाकों के कंट्रोल में है, उनके इलाकों में इन्वेजन करने वाले हैं। मतलब जो इलाके असद गवर्नमेंट के पास थे वो तो रेबेलियंस ने छीन लिए, पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका। लेकिन जिन इलाकों पर और ग्रुप्स का कब्जा था, जो एंटी तुर्की और एंटी ईरानियन भी थे, उन पर भी इनका कब्जा करने का पूरा इरादा है। इन्होंने पूरा मन बनाया हुआ है कि पूरे के पूरे सीरिया को ही कैप्चर करना है, 1 इंच भी नहीं छोड़ना। हाँ, बस जो इजराइल ने कब्जा कर लिया है उसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है, क्या पता दोस्ती हो। उधर कई सारे मीडिया आउटलेट्स का ये दावा है कि तालिबान ने सीरिया के रेबल्स को सीरिया पर कब्जा करने के लिए कांग्रेचुलेट किया है। और इसमें कोई हैरत की भी बात नहीं है कि ये कंफर्म बात है या नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा अफगानिस्तान जश्न मना रहा है। तालिबान के लोग बड़े लेवल पर जश्न मना रहे हैं कि सीरिया के अंदर अब इन्हीं का जो एफिलिएटेड ग्रुप है उनका कब्जा हो चुका है। देखो, कब्जा किसका था और किसका है ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, आप उसको फुलफिल करते हो या नहीं। तालिबान अक्सर ये दावे करता रहता है कि हमें रास्ता नहीं मिलता, ईरान तो रास्ता दे रहा, इराक नहीं दे रहा, जॉर्डन नहीं दे रहा, रास्ता मिल जाए तो हम सीधे इजराइल में घुस जाएंगे और ये 24 घंटे के अंदर अंदर फ़लस्तीन को फतह कर लेंगे। अब तो तुम्हारा एफिलिएटेड ग्रुप आ गया ना, बिल्कुल बगल में बैठा है, तो अब तो तुम्हें गैरत आनी चाहिए, मर्दानगी दिखानी चाहिए। मुझे यकीन है कि जिस तरीके की ऑडियंस मेरे पास है उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी कि असद रजीम की वजह से करीबन 40 से 42 लाख लोग तुर्की के अंदर बदहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। देखो, हक तो यही है कि अगर आप फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, चाहे वो म्यांमार हो, चाइना हो या कोई और सा ऐसा देश जहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होते हो मस्जिदों के आगे नाचते हुए, उनके लिए आपको बोलना पड़ेगा, हक यही है। सीरिया के मुसलमान करीबन 13 साल से 14 साल से तुर्की के अंदर बदहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक वैसी ही जैसे गाज़ा के अंदर गाज़ा के मुसलमान गुजार रहे थे। फ़र्क यह है कि गाज़ा के अंदर 23 लाख मुसलमान हैं और अकेले तुर्की के अंदर 40 लाख से ज़्यादा सीरियंस बदहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। और पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में जो डिस्प्लेस हुए हैं वो आंकड़ा अलग रखा है। अब वो सारे के सारे अपने देश, अपने वतन वापस आना शुरू हो चुके हैं। वो पहले इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका ये मानना था, और ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट भी है, कि असद रजीम उन पर जुल्म करती। उधर अमेरिका का एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर एक इंटरव्यू में ये कह रहा है, सीरिया का हाल वही होने वाला है जो इराक और लीबिया का हुआ था। लीबिया के गद्दाफी के साथ क्या हुआ और इराक के सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था, वही चीज़ रिपीट हुई है बशर अल असद के साथ, मुताबिक इसके। लेकिन करने वाले कौन थे? अब भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। ईरान और इन रेबल्स के बीच में जंग शुरू नहीं हुई है, सिर्फ इन्होंने असद की गवर्नमेंट को ख़त्म किया है। अब अगर ये रेबेलियंस या ईरान एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, बातचीत के ज़रिए मसले को सुलझाते हैं और शिया सुन्नी के झगड़े को छोड़कर एक उम्मती बनकर और दुश्मनाने दीन के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक कोalition बनाने की बात पर अड़ जाते हैं, दोबारा से चीज़ें वैसे ही रिवाइव हो जाएंगी जैसे पहले थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया के पुतिन को चिढ़ाते हुए, मोक करते हुए ये कहा है कि रशिया अपने एक क्लोजेस्ट अलाय बशर अल असद की हिफाजत नहीं कर सका, क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर उलझ कर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि उसके अंदर ज़्यादा कुव्वत अब बची नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन इसी तरीके की अपडेट्स लेकर हम आपके सामने रोज़ आते रहेंगे। बस गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।